So we'll start today's lecture with a quick recap of what we have seen in last few minutes in the last lecture. हमने पिछले लेक्चर के आखिरी के कुछ मिनट में देखा था रजिस्टर्स। तो आपको ये याद होना चाहिए रजिस्टर्स, उससे पहले पता होना चाहिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो डिवाइस रेजिस्टेंस ऑफर करता है उस डिवाइस को बोलते हो रजिस्टर। तो resistance is the opposition to the flow of current. A device which offers resistance to the flow of current is called as resistor. There are two types of resistors which are commercially available. एक है कार्बन रजिस्टर, दूसरा है वायर वाउंड रजिस्टर। वायर वाउंड रजिस्टर नॉर्मली थोड़ा बल्की होता है, साइज में बड़ा होता है, लेकिन वायर वाउंड रजिस्टर जो होता है वो वेरिएबल रजिस्टर होता है, मतलब उसकी वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। और जो कार्बन रजिस्टर होता है, it is very compact in size, it is cheap also, and it is used for high value of resistances. So carbon resistors, they are compact in size, they are cheap, and they are high, मतलब large value resistors. तो क्योंकि कार्बन रजिस्टर दे आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, तो उस रजिस्टर के ऊपर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो प्रिंट करना इट इज नॉट पॉसिबल। प्रिंट हो भी गया तो तुमको देख के समझेगा नहीं। तो दैट इज वाई हम लोग एक स्कीम यूज करते हैं, कलर कोडिंग स्कीम। तो रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके ऊपर एक कलर कोडिंग दिया होता है, इट इज अ कलर कोडेड। अब ये कलर कोडिंग क्या होता है वापस समझ लो। तो बेसिकली क्या है कलर कोड? कलर कोड मतलब वहां पे आपको रजिस्टर के ऊपर 4 बैंड्स दिए होते हैं। तो यू हैव अ रजिस्टर समथिंग लाइक दिस, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं रजिस्टर्स, दे आर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। तो इसके ऊपर यू विल फाइंड 4 बैंड्स, in some cases 3 bands also, you will find 4 bands। और ये जो 4 बैंड्स है, इन चारों के कलर से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस 4 कलर्स, राइट। जो पहला और दूसरा बैंड होता है ना, ये होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स। दिस इज फर्स्ट डिजिट, दिस इज सेकेंड डिजिट। जो तीसरा कलर होता है दैट इज फॉर मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है 10 रेज टू कितना, 10 रेज टू पावर कितना, दैट इज मल्टीप्लायर। और जो चौथा होता है दैट इज फॉर टॉलरेंस वैल्यू। टॉलरेंस वैल्यू, टॉलरेंस मतलब कितना मार्जिन चलेगा, मतलब हर एक चीज में आपको पता है मार्जिन होता है, प्लस माइनस 10%, 20%, 5%। तो जो लास्ट है वो बेसिकली आपको मार्जिन बताता है, टॉलरेंस बताता है। गुड। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रजिस्टर है, लेट्स से उसमें जो पहला बैंड है दैट इज रेड कलर बैंड, इमेजिन दिस इज रेड कलर। दूसरा जो है इट इज लेट अस से येलो कलर, इस येलो कलर लेट अस से। तीसरा बैंड मान लेते हैं वी हैव ग्रीन कलर। और जो चौथा है दैट इज बेसिकली नो कलर, तो यहाँ पे कोई कलर ही नहीं। या फिर ब्लैक आई विल नॉट टेक, आई विल से नो कलर, वहां पे कोई कलर नहीं था मान लेते हैं। या फिर इफ यू वांट आई विल पुट रेड अगेन, तो रेड डाल देता हूँ वापस से, तो आई विल पुट रेड अगेन हियर। तो ऐसे 4 आपके पास बैंड्स है, और आपको ये 4 जो बैंड्स है इसमें से आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए एक जो स्कीम यूज करते हैं हम लोग, मैंने आपको स्कीम याद रखने का तरीका बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। बी रॉय, बी रॉय। तो बी, पहला बी इज फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ऑफ का ओ हटा दो, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जीबी, ग्रीन, ब्लू। उसके बाद हैज, वेरी गुड वाइफ, हैज का एच हटा दो। वेरी का वी इज फॉर वॉयलेट, गुड के लिए ग्रे, वाइफ के लिए मतलब व्हाइट, डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हाइट। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो बी ROY, GB ग्रेट ब्रिटेन, वेरी वी, गुड जी, और वाइफ के लिए यू आर यूजिंग W। तो ये स्कीम ऐसा याद रखते हैं। उसके बाद बचे 3, कीप्स ऑन आस्किंग फॉर गोल्ड सिल्वर गेट्स नथिंग, ऐसा याद रखते हैं। कीप्स ऑन आस्किंग फॉर गोल्ड सिल्वर एंड गेट्स नथिंग। तो ये स्कीम जरूरी क्यों है? क्योंकि यू विल सी इन सम केसेस इवन JEE में भी क्वेश्चन आया है। कलर कोडिंग दी है, आपको पूछा रेजिस्टेंस का वैल्यू बताओ। उल्टा भी पूछा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है और आपको बोला कलर कोड बताओ।
तो ये पता होना चाहिए स्कीम। तो आपको ये पता होना चाहिए, बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन, बीबी रॉय रेड, ऑरेंज येलो, बी वॉयलेट। सही है जी है। ओके, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड। तो ध्यान दे रहे हो, गुड। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रे, ग्रीन, आगे ब्लू, बराबर। हाँ, इसके बाद वॉयलेट, इसके बाद आएगा वॉयलेट, उसके बाद क्या आएगा, ग्रे, उसके बाद क्या आएगा, वाइट, उसके बाद क्या आएगा, गोल्ड, फिर क्या आएगा, सिल्वर, और फिर क्या आएगा, नो कलर। ठीक। डिजिट्स के लिए स्टार्ट विथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इसके आगे जाना मत। तो डिजिट्स के लिए 0 से 9 तक आपको लेने पड़ते हैं, तो टेक फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9। फिर उसके बाद मल्टीप्लायर, जो डिजिट है ना, डिजिट का जो नंबर है, बस मल्टीप्लायर मतलब 10 रेस टू वो नंबर कर दो, 10 रेस टू 0, 10 रेस टू 1, 10 रेस टू 2, 10 रेस टू 3, 10 रेस टू 4, 10 रेस टू 5, 10 रेस टू 6, 10 रेस टू 7, 10 रेस टू 8 एंड 10 रेस टू 9। तो देखो 10 रेस टू 9 तक आ गए। इसके बाद जो बाकी के दो है, वो 10 रेस टू -1 और 10 रेस टू -2 है। 10 रेस टू -1 और 10 रेस टू -2 है। ओके। टॉलरेंस में हम लोग नॉर्मली सारे कलर नहीं यूज करते, हम लोग टॉलरेंस में सिर्फ यूज करते हैं इन टोटल 4 कलर या फिर नो कलर। कौन सा कलर, रेड, ब्राउन, रेड, गोल्ड, सिल्वर या फिर नो कलर। ओके। तो अगर अगर ब्राउन है, ब्राउन, ब्राउन के लिए टॉलरेंस कितना है, +-1%। रेड के लिए कितना है, +-2%। उसके बाद था गोल्ड, गोल्ड के लिए कितना है, +-5%, +-5%। और सिल्वर का कितना है, +-10%। और नो कलर कितना है, +-20%। अब जो एग्जांपल लिया है इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला कलर आपको रेड दिख रहा है, तो डिजिट, पहला डिजिट होगा आपका 2, 2। दूसरा कलर आपको येलो दिख रहा है, तो येलो, येलो इज 4, तो 2 × 4 मतलब 2, 4, 24। ओके। मल्टीप्लायर के लिए ग्रीन है, ग्रीन 10⁵, 10⁵। और प्लस माइनस रेड के लिए कितना है, 2%, तो 2%। तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, 24 × 10⁵ ओहम +-2%। ऐसा आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, राइट। हम लोग बाकी एग्जांपल्स देखेंगे, मे बी आज ही देखेंगे, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम वी हैव। तो ये सिंपल सा कलर कोडिंग स्कीम है, एंड इट इज यूज ओनली फॉर कार्बन रजिस्टर्स, क्योंकि कार्बन रजिस्टर्स होते बहुत कॉम्पैक्ट है, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, चीप है, तो उनका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। मे बी आई ट्राई टू फाइंड, मेरे पास था घर पे, आई विल जस्ट चेक इट आउट, अगर है तो कल मैं लाऊंगा एंड यू कैन जस्ट सी दोस रजिस्टर्स। या तो फिर कोई रिमोट वगैरह खराब पड़ा होगा घर में, खोल दो उसको, आपको उसके पीसीबी पे, पता है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके पीसीबी पे आपको मिल ही जाएगा वो, तो यू विल फाइंड छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं। नाउ विल गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन of resistances. So there are two types of combinations. एक को आप बोलते हो सीरीज कॉम्बिनेशन, एक को आप बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज होता है और पैरेलल क्यों यूज होता है, कहाँ यूज करना है, वो देखेंगे डिटेल में। पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या और पैरेलल का मतलब क्या, ये अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये अभी थ्रू आउट आपका 2 साल प्लस इंजीनियरिंग गए तो वहां पे ये अभी थ्रू आउट कॉन्सेप्ट लगने ही वाला है कंटिन्यूअसली। और अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला नहीं याद रहे और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं याद रहे, तो 12th स्टैंडर्ड के आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। विच मीन्स, विच ऑल्सो मीन्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व सीईटी जेई नीट क्वेश्चन ऑल्सो। कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यू कैन डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन इन 3 डिफरेंट वेज। नंबर 1, अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है,
अभी याद रखना, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस दिखेंगे आपको, देयर आर मेनी। मैं सिर्फ ऐसा एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा भी दिखा सकता हूँ मैं। तो अगर मेरे पास ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें मैंने एक ब्रांच ले लिया, ब्रांच क्या होता है हम डिफाइन करेंगे आगे। मैं इसको फिलहाल एक इलेक्ट्रिकल पाथ बोलूंगा। इलेक्ट्रिकल पाथ मतलब जहां से करंट फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रिकल पाथ बोलते हैं। अगर एक इलेक्ट्रिकल पाथ में बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ लगा दिए, तो व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन अ सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ, then they are said to be in series. So the definition one, number one, when number of resistors, when number of resistors और number of resistances एक ही बात है, when number of resistors are connected in a single electrical path, in a single electrical path, then they are they are said to be in series. They are said to be in series. सीरीज कहाँ से आया पता ना? सीरीज पता है ना? सीरीज, सीरीज का इंग्लिश इंग्लिश में मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो वही तो हुआ ना यहाँ पे, एक रजिस्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब दे आर लाइक सीरीज। जैसे टीवी सीरीज होता है वैसा ही सीरीज, सिक्वेंशियली। अब गड़बड़ बिल्कुल करो माता, जो भी गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ बिल्कुल नहीं। तो इसको अल्टरनेट वे से भी डिफाइन कर सकते हो। इफ यू नोटिस, किसी भी दो रेजिस्टेंस में एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है। जैसे पहले और दूसरे में एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है, दूसरे तीसरे में भी एक ही पॉइंट कॉमन है, तीसरे चौथे में भी एक ही पॉइंट कॉमन है। तो दिस इज सेकंड डेफिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो, व्हेन टू रेजिस्टेंसेस। अभी क्योंकि रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं रेजिस्टेंस बोलूंगा। इन जनरल आप कंपोनेंट बोलते हो। क्यों कंपोनेंट बोलते हो? क्योंकि रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन रिमेंबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? कंपोनेंट्स। तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इसके लिए एक जनरल नाम है कंपोनेंट्स। जैसे न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसको जनरल नाम क्या है? न्यूक्लियॉन। वैसे सर्किट में तुम क्या क्या लगाते हो? कैपेसिटर लगा सकते हो तुम, रेजिस्टेंस लगा सकते हो तुम, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। तो जब दो कंपोनेंट्स में एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन हो, उसको क्या बोलोगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सेकेंड डेफिनेशन बन गया आपका। when when there is only one, there is only one common electrical point, common electrical point between between two resistors, between two resistors, then they are said to be in series. They are said to be in series. ये सेकेंड डेफिनेशन है। तीसरा भी है। अब देखो क्या है कि क्योंकि इन सब में, और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ, एक ही रास्ता है। एक बार यहाँ पे करंट एंटर कर गया, अभी करंट को जाने के लिए दूसरा रास्ता मिलेगा नहीं। तो करंट अगर 5 एम्पियर का है, सपोज 5 एम्पियर का है, तो पहले रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हुआ? 5। दूसरे में कितना पास हुआ? 5। तीसरे में से कितना पास हुआ? 5। चौथे में से कितना पास हुआ? 5। इसका मतलब जब रजिस्टर सीरीज में हो तो हर एक रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है? सेम करंट पास हो रहा है, राइट। तो आप तीसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हो, व्हेन द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस इज सेम, देन द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी इन सीरीज। so if the current through the resistors are same, the resistors are same or is same, then they are said to be in series. Then they are said to be in series. Said to be in series. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए
हाउ विल यू डिफाइन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? Yeah, number one, all the resistance should be connected in single electrical path. Number two, there should be only one electrical point common between the two resistances. Number three, the current should be same. और ये मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, आगे जाके बहुत काम में आएगा। जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट सॉल्व करोगे और बहुत डेंजरस सर्किट आते हैं, तब समझ में नहीं आता करंट कहाँ से आया कहाँ गया, और यहाँ से आया इतना यहाँ पे गया उतना वहां गया। तो तुमको जब सीरीज और पैरेलल अच्छे समझेगा तो ही समझेगा। तो ये फाउंडेशन है, अगर ये छूट गया तो आगे के क्वेश्चंस गए। कोई उठा दो उसको, रोज ही नींद आती है उसको। तो भाई एक हाथ दिन में समझ सकता हूँ कि आप टायर्ड हो, थके हुए हो, पर तो रोज ही सोते हो। दिस इज नॉट गुड। चलो यहाँ ध्यान दो। तो फॉर एग्जाम्पल, अब फिलहाल हमको ये समझना था कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स सीरीज में है तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। हो सकता है मेरे पास एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 15 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और मैंने तीनों सीरीज में लगा दिए। तो वी वांट टू नो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे टोटल वर्ड नहीं यूज करते, यहाँ बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इफ आई कनेक्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज, हमको ये पता करना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम नंबर ऑफ रजिस्टर्स बाद में लगाएंगे, पहले सिर्फ दो रजिस्टर लगाएंगे सीरीज में, क्योंकि दो के लिए इक्वेशन सिंपल बनेगा, तो मैथमेटिक्स थोड़ा सा कम होगा। तो हमारे पास ये दो रजिस्टर्स है, एक का वैल्यू है R1, दूसरे का वैल्यू है R2। और बाय द वे रेजिस्टेंस को सिंबल, आप सिंबल के लिए रेजिस्टेंस ऐसा यूज करते हो, तो यू शुड नो दैट एनी रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे करंट क्या होता है? सेम होता है। लेकिन करंट आने के लिए क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? सेल कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने पहले यहाँ पे सेल कनेक्ट कर दिया। तो ये बहुत सिंप्लीफाइड सर्किट है। हमारे पास एक सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। बैटरी मतलब सेल। बाय द वे, जब आप बैटरी या सेल कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। आपको पता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन हम अपोजिट लेते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल करंट। बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया। वैसे दिया भी नहीं होता आपको बुक्स में कि ऐसा क्यों किया, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट क्यों लिया। वैलिड क्वेश्चन है ना। जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, करंट तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए था? नेगेटिव से पॉजिटिव। तुमने उल्टा क्यों किया? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। रीजन इज अगेन मैथमेटिकल। हाउ डू यू डिफाइन करंट? चार्ज अपॉन टाइम, बराबर। अगर मैं चार्ज इलेक्ट्रॉन मान लूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? नेगेटिव। तो मुझे हर बार इक्वेशन में माइनस लिखना पड़ेगा। तो हम उल्टा इमेजिन कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की जगह पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये सिर्फ बार बार माइनस साइन नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हम उल्टा इमेजिन करते हैं। हम सोचते हैं कि नेगेटिव चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है, कौन फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ इक्वेशंस में बार बार नेगेटिव नहीं लिखना पड़े, इसके लिए हमने ये छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। ओके। तो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड सर्किट है, इसमें दो रेजिस्टेंसेस है, एक बैटरी है जिसका वोल्टेज है V, ठीक, और इसमें से करंट है IM। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं, पहले तो ये बता दो। इज दिस अ सीरीज कॉम्बिनेशन? यस। क्यों? क्योंकि नंबर वन, सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में दो रेजिस्टेंस है। नंबर टू, दो रेजिस्टेंस में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। नंबर थ्री, दोनों में से करंट सेम है, दैट इज व्हाई दे आर इन सीरीज, बराबर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता है। मतलब पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया V1 और दूसरे के अक्रॉस हो गया V2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है और क्या सेम नहीं है? क्या सेम है? करंट। और क्या सेम नहीं है? पोटेंशियल ड्रॉप। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोलते हैं उसका भी रीजन है। अब तक मैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ऐसे वर्ड यूज कर रहा था, मैंने बोल दिया पोटेंशियल ड्रॉप।
तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, ये सब सेम है, सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप क्यों यूज किया। पहले तो बात समझ लो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या था, समथिंग विच अपोजेस करंट, है ना, अ फिजिकल क्वांटिटी विच ऑफर्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये करंट को फ्लो होने देगा क्या, नहीं, अपोज करेगा, अपोज करेगा। तो अगर कोई क्वांटिटी करंट को अपोज कर रही है, बराबर, तुमको करंट को फिर भी फ्लो करवाना है, जबरदस्ती का फ्लो करवाना है, तो क्या करेंगे, एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। अच्छे से समझ लो, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, लेकिन फिर भी तो करंट फ्लो हो रहा है ना। तो कैसे फ्लो हुआ, हमने क्या सप्लाई किया, वोल्टेज। वोल्टेज मतलब एनर्जी होता है, वो आगे जाके डिफाइन होगा। तो बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, वो क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, किसको, चार्जेस को। किसके लिए, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। रेजिस्टेंस को ओवरकम करना मतलब रेजिस्टेंस को ओवरकम करके क्रॉस करना, राइट। रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी किसने सप्लाई किया, बैटरी ने। यहाँ तक क्लियर, बराबर, पक्का, श्योर श्योर। अब एक बात बताओ, इमेजिन इमेजिन इसमें 100 जूल का एनर्जी है, बैटरी में कितना एनर्जी है, 100 जूल का। चार्जेस निकले ही थे, सामने कौन आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस ने क्या किया, अपोज किया, अपोज किया। तो ये बैटरी क्या करेगा, चार्जेस को एनर्जी देगा। किसके लिए एनर्जी देगा, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। तो चार्जेस क्रॉस करके यहां तक पहुंच गए, पहुंच गए, बराबर। तो बैटरी का एनर्जी कम होगा कि सेम रहेगा कि बढ़ेगा, कम होगा, कम होगा। तो ड्रॉप हुआ, कम हुआ तो क्या हो गया, ड्रॉप हुआ। इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये वर्ड्स क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे बहुत स्पेसिफिक रीजन है, बिकॉज अभी इसके आगे याद रखना, बैटरी या सेल प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द चार्जेस टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। इसके लिए जब पहला रेजिस्टेंस आया तो पहला एक ड्रॉप हो गया V1, दूसरा रेजिस्टेंस आया तो दूसरा ड्रॉप हो गया V2, तीसरा आएगा तो V3, चौथा आएगा तो V4, बराबर, करेक्ट, राइट। तो टोटल टोटल वोल्टेज किसने किसने यूज कर लिया, पहले ने और दूसरे ने। तो क्या लिखोगे, V1 प्लस V2, राइट। तीसरा अगर होता रेजिस्टेंस तो क्या लिखते, प्लस V3, चार होता प्लस V4। ओके, तो व्हाट इज टोटल वोल्टेज, इट इज द सम ऑफ V1 प्लस V2। यहाँ तक क्लियर है, पक्का पक्का क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1, ओके। देन बट you know what is Ohm's law, what is Ohm's law, V इक्वल टू IR, बराबर। तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 R1, ऐसा लिखेंगे ना। लेकिन I1 की वैल्यू कितनी है, I है। और V2 क्या लिखेंगे, V2 I2 R2, लेकिन I2 क्या है, I है, तो IR2। तो ये V1 और V2 कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम 1 एंड 2, V क्या था, अच्छा चलो ये V बाद में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बताता हूँ बाद में। V इक्वल टू V1, व्हाट इज V1, IR1 प्लस IR2, क्या कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, I कॉमन आ गया तो R1 प्लस R2 आया। बट व्हाट इज V फ्रॉम ओम्स लॉ, IR, ये कौन सा R, R1 की R2 की R, कौन सा R, तो इसको हम बोलते हैं R इक्विवेलेंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, दोनों नाम यूज होते हैं। तो ये जो V है इसके पे मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू IR1 प्लस R2। आई हो गया कैंसल, तो क्या मिल गया, आर इक्विवेलेंट क्या मिल गया, R1 प्लस R2। लेकिन ये दोनों सीरीज में थे क्या, हाँ, तो इसको नया सिंबल दे देंगे RS। तो जब दो रजिस्टर्स सीरीज में हो तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2। if n resistors of value R1, R2, R3, Rn are in series, then what will be the effective resistance, क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, कब तक,
आर एन तक। और अगर इमेजिन ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम हो गई, तो इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R, ये सब सेम हो गए, तो उस केस में आर एस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर प्लस आर, कब तक, एन टाइम्स, क्योंकि कितने रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, एन, बराबर। तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन टाइम्स कितना होता है, एन आर। जिनको नहीं समझ में आया, व्हाट इज वन प्लस वन, टू, व्हाट इज वन प्लस वन प्लस वन, थ्री, व्हाट इज वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, फोर, व्हाट इज वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, टेन टाइम्स, टेन, तो व्हाट इज वन प्लस वन प्लस वन, एन टाइम्स एन, तो व्हाट इज आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, टेन टाइम्स टेन आर, तो व्हाट इज आर प्लस आर प्लस आर, एन टाइम्स एन आर। तो अगर हमारे पास सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो और वो सब सीरीज में हो, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, एन टाइम्स ऑफ आर। अब ये छोटे छोटे चीजें आपको आगे बहुत काम में आएगी व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली ऑफ ट्वेल्थ, क्योंकि ट्वेल्थ में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आते हैं, तो वहां काम में आएगा आपको ये। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन आज पहले देखा, अभी पैरेलल पे जाएंगे, पहला सीरीज था। सीरीज कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने के तीन अलग अलग तरीके हैं, तुम तीनों में से कोई भी एक लिख दो। इफ ऑल द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ, देन द रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज। या फिर आप बोल सकते हो, इफ देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन बिटवीन टू रजिस्टर्स, देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। या तुम बोल सकते हो, इफ द करंट थ्रू ऑल द रजिस्टर्स इज सेम, देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। तो हमने इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास दो रेजिस्टेंस थे, एक था R1 एक था R2। हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया एक सेल विथ वोल्टेज ऑफ V। ये सेल ने यहाँ पे करंट ड्राइव कर दिया, और करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये हो गया करंट। जैसे ही करंट निकला, यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस करंट को अपोज कर रहा है, लेकिन करंट को तो क्रॉस करना ही है, क्रॉस करना है, तो उसकी हेल्प किसने कर दी, बैटरी ने। बैटरी ने क्या किया, उसको एनर्जी दे दिया, तो बैटरी का एनर्जी कम हो गया, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हो गया, V1। तो पहले रेजिस्टेंस पे ड्रॉप कितना हो गया, V1। तो बचा हुआ जो ड्रॉप होगा वो कहाँ होगा, V2 पे। तो ये हो गया ड्रॉप V2, बराबर। तो टोटल टोटल बैटरी का एनर्जी किस किसने यूज कर लिया, पहले और दूसरे रेजिस्टेंस ने, मतलब ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट प्लस ड्रॉप अक्रॉस सेकंड। तीन होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखोगे, चार हो गए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 लिखोगे। मतलब वो मिल बांट के खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, एनर्जी। किसका एनर्जी, बैटरी का एनर्जी। इसको ऐसा ही याद रखो, रेजिस्टेंस भूखे है, किसके भूखे है, खाने के नहीं, एनर्जी के। एनर्जी किसके पास है, बैटरी के पास। एक रेजिस्टेंस लगाया तो सारा एनर्जी कौन खा जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस। दो लगाए तो दोनों मिलके, तीन लगाए तो तीनों मिलके। मैंने इक्वल नहीं बोला है, मैंने बोला मिलके। इक्वल कब होगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। तो आधा ड्रॉप हो जाएगा पहले रेजिस्टेंस पे, आधा हो जाएगा दूसरे रेजिस्टेंस पे। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग नाउ ऑनवर्ड्स, तब जाके तुमको थोड़ा सा सब्जेक्ट इजी लगेगा। तो लॉजिक है ये, लॉजिक है। मैं अकेला खाने के लिए बैठा तो पूरा टिफिन मैं ही खत्म करने वाला हूँ। दोस्त आ गया, वो मुझसे बड़ा भुक्खड़ है, अब तो मेरे को थोड़ा मिलेगा, बाकी वो खा जाएगा। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग नाउ। नाउ V इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ था। तो V1 इक्वल टू I1 R1, लेकिन I1 I2 सेम है क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस से करंट सेम है। V2 इक्वल टू IR2, ये दोनों यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा V इक्वल टू V1 इज IR1, V2 इज IR2। तो V इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2, लेकिन V मतलब टोटल पोटेंशियल अप्लाइड, इसको मैं क्या लिखूंगा, करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और उसका सिंपल मतलब क्या होता है, सिंपल मतलब ये होता है कि अगर मैंने सर्किट से दोनों रेजिस्टेंस निकाल दिए, तो जो मैं सिंगल लगाऊंगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन में करते क्या हो, देखो ऐसा है कि अगर एक सर्किट में 100 रेजिस्टेंस है, तो हम 100 निकाल के एक सिंगल लगा सकते हैं, बराबर। लेकिन कंडीशन ये है कि जो 100 रेजिस्टेंस मिलके काम कर रहे थे, वो काम सिंगल रेजिस्टेंस में करना चाहिए। दैट इज द आइडिया। तो इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं, इफेक्टिव क्यों बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है कि मैं दो रेजिस्टेंस निकाल के सिंगल लगा दूंगा। तो नाम चेंज करना पड़ेगा, नाम चेंज कर दिया, क्या बोल दिया, इक्विवेलेंट। अब ये जो सर्किट था,
ये सर्किट भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद जो नया सर्किट बनेगा उसको बोलोगे इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलोगे उसको? और वो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या देखोगे तुम? एक ही रेजिस्टेंस है, बैटरी जो था वही है, रेजिस्टेंस अब दो की जगह पे एक है। तो कौन सा रेजिस्टेंस है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो व्हाट इज ओम्स लॉ हियर? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। तो आई आई हो गया कैंसल, तो आपको आर इक्विवेलेंट क्या मिल गया? R1 प्लस R2। दो की जगह पे तीन लगा देते तो R1 प्लस R2 प्लस R3। एन लगा देते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। बराबर। अगर ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो जाती तो क्या करेंगे? R प्लस R कितनी बार? n टाइम्स। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बन गई? n टाइम्स ऑफ R। तो एक एग्जांपल, सपोज मेरे पास 100 रजिस्टर है, सबकी वैल्यू 2 ओहम की है, सबको सीरीज में लगा दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू? 100 इंटू 2, दैट इज 200, राइट? बराबर यहाँ तक। अब ऐसा करते क्यों वो भी समझ लो, मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। ये तुम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि कुछ आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेने गए, और अगर आप कुछ स्टैंडर्ड कंपनी का ले रहे हो तो थोड़ा महंगा आएगा, और अगर आप चाइनीज ले रहे हो तो सस्ता आएगा। अब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सस्ता क्यों होता है उसका भी रीजन है। देखो फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने तो अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर शायद आपके पास होगा या लोगे फ्यूचर में, तो मैं दो लेके आया था। एक डी मतलब डुप्लीकेट कॉपी, और एक ओरिजिनल। दोनों खोल दिया मैंने समझने के लिए कि क्या डिफरेंस है। एक था 1000 का, एक था 200 का। पहली बात, हर एक सर्किट के अंदर होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। उसको पीसीबी बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? पीसीबी। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो ओरिजिनल वाला होता है ना, उसमें थिक, बहुत थिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। और जो डी कॉपी होती है, डी कॉपी, वो ऐसा पेपर जैसा होता है। नंबर टू, अगर उस सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल पाथ है, मान लो वहां पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगने वाला है, राइट? सो दैट 100 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, एक लगा दिया, तो मेरा काम बन जाएगा। बराबर। अब ये जो चाइनीज इक्विपमेंट होते हैं वो लोग पता है क्या करते हैं? आप जो भी आपके सेकेंड हैंड चीजें बेचते हो ना, मोबाइल सेकेंड हैंड बेच दिया, रिमोट बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये सारे कंपोनेंट्स अलग किए जाते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? ऐसा ही लेके आ जाते हैं किलो के भाव पे। अभी 100 ओम रेजिस्टेंस चाहिए था, तो उनके पास अभी 100 ओम खरीदने जाएंगे तो महंगा पड़ेगा। वो क्या करते हैं पता है? 5 ओम मिल गया, 5 के कितने हैं? 10 है, दे दो। 50 का एक है, दे दो। 5 5 5 के 10, और 50 का एक लगा दिया सीरीज में। कितना बन गया? कितना बन गया? 100 ओम बन गया। तो 100 ओम चाहिए था, बन गया। ठीक हो गया। अब फंक्शन तो वही करेगा, लेकिन प्रॉब्लम किधर आता है? ये 5 5 के 10 और एक 50 का ऐसा लगा दिया, 11 लग गए, एक की जगह पे 11 लग गए। एक भी खराब हो गया तो इसके लिए लाइफ उसका होता नहीं है। एक तो पहले भी वो नया नहीं है, वो यूज ही उठा के कहीं से लाके लगा दी, और ऊपर से एक की जगह पे 11 लगा दी, तो एक भी खराब हो गया तो गया सर्किट काम से। तो दैट इज वाई यू टू अंडरस्टैंड कि सीरीज मतलब बेसिकली जब तुम्हारे पास, तुमको जो रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए वो नहीं है तुम्हारे पास रजिस्टर, तो तुम क्या करोगे? चलो मेरे को 100 चाहिए था, नहीं मिला 100 का, 50 50 के दो है, लगा दो 50 50 के दो, फिलहाल तो काम हो गया आपका। तो दैट इज वेयर यू यूज सच कॉम्बिनेशन। हो गया यहाँ तक? इज दिस क्लियर? पक्का। अभी आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। अब पैरेलल मतलब क्या? ये सब नाम ना, ये आपने रियल लाइफ में इतना सुना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? एक के बाद एक सीरीज। व्हाट इज पैरेलल? एक के बाजू में एक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अरेंज ऑल द रजिस्टर सच दैट बोथ द टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू टू इलेक्ट्रिकल कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स। सीरीज में एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन था दो में, राइट? ऐसे था ना, सीरीज में दो रजिस्टर्स में एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन था। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तो पैरेलल में क्या होता है देखते हैं। लेट अस लुक एट व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट इज टू बी डन? हमारे पास
अभी अच्छे से समझोगे तो आगे समझ में आएगा कि पैरेलल कब लगाना, सीरीज कब लगाना। ये रजिस्टर था, मेरे पास और एक रजिस्टर भी था, मेरे पास और रेजिस्टेंस भी थे। आपने सीरीज में क्या किया, सीरीज में दो रजिस्टर को एक ही पॉइंट कॉमन रखा। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप सारे के सारे देखो क्या किया हमने, जितने भी मेरे पास रेजिस्टेंस थे उन सबका एक एक टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पे लगा दिया, लेट अस से पी पॉइंट, और दूसरा टर्मिनल दूसरे कॉमन पॉइंट पे लगा दिया, दैट इज क्यू पॉइंट। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन both the terminals of all the resistors they are connected to two common electrical points, not one। यहाँ पे कितने कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, दो है। सबका एक एक टर्मिनल एक को और दूसरा दूसरा दूसरे को, तो इसको बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो व्हेन कैसे डिफाइन करोगे, क्या किया यहाँ पे, when both the terminals of all the resistors are connected to two common electrical points, both the terminals when both the terminals अरे when both the terminals of all the resistors are connected between between two common electrical points, then the combination is said to be क्या बोलेंगे इसको, कौन सा कॉम्बिनेशन है, is said to be parallel combination। यहां तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर क्लियर, राइट। तो रजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी दो रजिस्टर्स में एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन था, और रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों टर्मिनल दो कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट के बीच में लगा दिए, बराबर। सो व्हेन both the terminals of all the resistors are connected between two common electrical points, then the combination is said to be parallel combination। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम था और क्या सेम नहीं था, करंट सेम था, बराबर। क्यों सेम था, क्योंकि करंट को दूसरा रास्ता ही नहीं था जाने के लिए, वो एक बार एंटर किया तो उसको भी सीधा जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या सेम था। और क्या सेम नहीं था, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप एक ही बात है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है और करंट सेम नहीं होता है, ऐसा क्यों। तो मैं वापस से दो दो रजिस्टर का एग्जांपल लूंगा, लेकिन मैं पहले लिख देता हूं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential drop across all the resistors is same, but current is not same, अब ऐसा क्यों हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल, मैं दो ही लेता हूं क्योंकि पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने दो ही लिए, तो अभी भी दो ही ले लेंगे फिर। तो लेट्स टू टेक टू रजिस्टर्स विच आर इन पैरेलल, इन दोनों के टर्मिनल्स को मैंने कर दिया ज्वाइंट, और इन दोनों को भी कर दिया ज्वाइंट, और यहां से एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट और यहां से एक इलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल लिया, इसको लगा दिया बैटरी के अक्रॉस, सेल के अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस, एक ही बात है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी या एक सेल, ओके। तो ऐसा हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। वैसे बाय द वे पॉजिटिव को तुम बड़े लाइन से इंडिकेट करते हो, नेगेटिव को स्मॉल लाइन से, करेक्ट, गुड, राइट। तो जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा और उतना ही दूसरे के अक्रॉस आएगा, लेकिन करंट सेम नहीं आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, लेकिन क्या सेम नहीं है, करंट। अब करंट सेम क्यों नहीं है, यहाँ से करंट निकला था यहाँ तक आया, अब ये जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन पॉइंट। ये 12th में आप वापस सीखोगे ही। अब जंक्शन पॉइंट मतलब क्या, तो थोड़ा पीछे देखना बंद करो तो आगे शिफ्ट हो जाओ।
थर्ड बेंच। जंक्शन, जंक्शन ये वर्ड हम रियल लाइफ में भी बहुत यूज करते हैं, खासकर तो रेलवे के लिए, है ना। करते हैं ना, हम लोग बार बार बोलते हैं हमारे यहाँ जंक्शन नहीं है, हमारे यहाँ जंक्शन नहीं है, मनमाड़ में जंक्शन है, हमारे यहाँ जंक्शन नहीं है। हमारा हमारे सिटी के 70-80 साल की हिस्ट्री में वही चल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जंक्शन, व्हाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? जंक्शन इज अ पॉइंट जहां से ट्रैफिक अलग अलग डायरेक्शन से आ सकता है और अलग अलग डायरेक्शन में जा सकता है, उसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे अपने क्लास के बाहर जिसको तुम चौक बोलते हो वो जंक्शन है बेसिकली, और वो टी जंक्शन है, जैसे यहाँ पे टी जंक्शन। एक रास्ता है, राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो, ठीक, बराबर। और जहाँ पे सीधा सीधा रास्ता है वो जंक्शन नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो रेलवे लाइन चलती है ना, वो सिर्फ, आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से वापस यहाँ पे। दैट इज वाई वी से कि हमारे पास जंक्शन नहीं, राइट। अब जंक्शन मतलब जहां से, मैं पहले रियल लाइफ का बता रहा हूँ फिर करंट के पास आएंगे हम लोग। जंक्शन इज अ पॉइंट जहां से ट्रैफिक कैन कम एंड गो इन वेरियस डायरेक्शन, उसको जंक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन होता है अ पॉइंट वेयर करंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कैन मीट और दे कैन स्प्लिट। तो करंट बहुत सारे डायरेक्शन से आके वहां पे मीट भी हो सकता है या फिर वहां से स्प्लिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे आया करंट टोटल, कुछ करंट यहाँ चला गया, इसको मैं I1 बोल दूंगा, कुछ करंट यहाँ चला गया, इसको मैं I2 बोल दूंगा। और ये करंट R1 क्रॉस करके वापस दूसरे जंक्शन पे आ गया, तो I1 I2 वापस मिल गए साथ में। तो I1 I2 वापस मिल गए तो वापस क्या बन गए, राइट, करेक्ट, गुड। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, अगर तुमको याद रखना है ना तो बहुत सारे एग्जांपल तुम खुद ही बना लोगे। दोस्त और हम जा रहे थे साथ साथ में, मेरे को भी काम है उसको भी काम है, लेकिन मेरे को काम अलग जगह पे, उसको अलग जगह पे। एक काम कर, तो अपना काम करके आ, मैं मेरा काम करके आता हूँ, उधर मिलते हैं वापस, वही चीज है। तो अपना काम करके आ, मैं मेरा काम करके आता हूँ, चलो मिलते हैं। तो जंक्शन पॉइंट पे करंट होता है स्प्लिट। अभी ये कभी भूलना मत। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या सेम नहीं है, हाँ करंट नहीं है, वेरी गुड। तो अब लुक एट दिस, लुक एट दिस जंक्शन पॉइंट। पिछले केस में तुमने क्या लिखा था, तुमने क्या लिखा था, V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि जो पोटेंशियल था बैटरी का वो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो गया और दूसरे के अक्रॉस ड्रॉप हुआ, तो तुमने क्या लिखा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहां पे तुम क्या लिखोगे, I इक्वल टू, I इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। इसके बाद तुमने क्या बोला था, V1 इक्वल टू IR1, ओम्स का यूज किया था ना। तो यहाँ पे भी ओम्स का यूज करोगे, V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू I1 R1 एंड V2 इक्वल टू I2 R2। पिछले केस में I1 और I2 सेम थे तो हमने उनको I बोल दिया। इस केस में कौन सेम है, वोल्टेज। तो V1 और V2 कितना है, V है। यहां से तुमको I1 मिल जाएगा, व्हाट इज I1, V बाय R1। और यहाँ से तुमको I2 मिल जाएगा, V बाय R2। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो I इक्वल टू I1, लेकिन I1 क्या है, V बाय R1 है, प्लस I2 V बाय R2। तो I इक्वल टू V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर यहां तक, गुड। देन जैसे तुमने पिछले केस में लिखा था पूरे सर्किट के लिए V इक्वल टू IR, ऐसा लिखा था पूरे सर्किट के लिए, ऐसा लिखा था ना, लिखा था कि नहीं। फिर तुमने R को क्या लिखा था, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट, मतलब उसका वही है। अगर मेरे पास 3 4 5 6 10 15 100 200 जितने भी रेजिस्टेंस थे, सबको हटा के सिंगल लगाना। सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो सीरीज में थे, ये किसमें है, पैरेलल में। तो जब तुम सारे रजिस्टर को हटा के सिंगल लगाते हो उसको क्या बोलते हो, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। यहाँ पे भी वही स्टोरी है, सारे रजिस्टर को निकाल के सिंगल लगाऊंगा, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे इक्विवेलेंट को हम सिर्फ डिनोट करते हैं नए नाम से RP से, क्योंकि ये पैरेलल में है। पिछले केस में क्या बोला था हमने, RS, अभी क्या बोल रहा है, RP। तो V इक्वल टू क्या बन गया, V इक्वल टू क्या बन गया, IRP, क्या बन गया,
IRP बराबर. तो what is I from here? V by RP. Equation number 4. So from 3 and 4, from equation number 3 and 4, substitute I की जगह पे V by RP इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2. V और V हो गया कैंसल. तो क्या बचा? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. ये बन गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस. अगर हमारे पास दो की जगह पे n नंबर होते, सो इफ R1, R2, R3 up to Rn are connected in parallel, तो उस केस में क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 1/Rn, क्योंकि n नंबर ऑफ रजिस्टर्स थे. और अगर सबकी वैल्यू सेम हो गई तो इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू Rn इक्वल टू R ऐसा हो गया तो क्या करेंगे? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार? n times. So what is 1/RP? n by R. So what is RP from here? R by n. Right? यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? गुड. तो हमने क्या किया, मैं वापस बता देता हूँ एक बार. तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने दो रेजिस्टेंस लिए, उन दोनों के दोनों टर्मिनल्स को ज्वाइंट करके दो इलेक्ट्रिकल पॉइंट के बीच में लगा दिया. फिर हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सेल कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज था V, ये था R1, ये था R2. इस बैटरी ने करंट ड्राइव कर दिया I, जो जंक्शन पॉइंट पे आके स्प्लिट हो गया I1 और I2 में. I1 गया R1 से और I2 गया R2 से. बराबर. तो जो करंट के लिए इक्वेशन बनेगा वो बनेगा I1 प्लस I2. वोल्टेज तो यहाँ पे सेम है. R1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? V. R2 के कितना है? V. राइट. तो ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1. अगर मैं ओम्स लॉ लगा दूं तो V इक्वल टू IR मतलब V1 I1 R1 एंड V2 इक्वल टू I2 R2. लेकिन V1 और V2 क्या है? सेम है. सेम है. तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा I1 इक्वल टू V बाई R1 एंड I2 इक्वल टू V बाई R2. ये इक्वेशन नंबर 2. इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I इक्वल टू I1 क्या है? V बाई R1. I2 क्या है? V बाई R2. V निकाल लिया कॉमन, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. तो I इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. हंसी रहे थे और मैंने देख लिया. हंसो हंसो, वो बात प्रॉब्लम नहीं, बात मत करो. कीपिंग अ स्माइल विल कीप यू हैप्पी एंड अटेंटिव. बात किए तो फिर गए. तुम और तुम्हारे बाजू में बैठे हो. अभी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जितने भी है निकालो और उसके जगह पे क्या लगाओ, तो सर्किट क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट सर्किट. तो अगर इक्विवेलेंट सर्किट में बता रहा हूं तो इसको क्या लिखेंगे? आर इक्विवेलेंट. तो ये आ गया V. तो यहां से ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट. तो V इक्वल टू आई आर पी. P क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से आ रहा है इसके लिए RP. तो यहां से I क्या हो जाएगा? V बाई RP. ये इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे. तो फ्रॉम 3 एंड 4 यू विल गेट I की जगह पे V बाई RP इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. V कैंसल, तो 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. अगर हमारे पास दो से ज्यादा होंगे तो जितने होंगे तब तक चलते जाएगा. गुड. राइट. और अगर सबकी वैल्यू सेम हो गई तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कितनी बार? n टाइम्स. तो n/R. तो 1/RP इज n/R. 1/RP इज n/R. तो व्हाट इज RP? R/n. बराबर. तो जस्ट टू चेक,
कि तुमको कितना समझा है और कितना नहीं समझा है। मेरे पास अगर 10 रेजिस्टेंस है, कितने है? 10 है। मैं इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं, तो व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस? 100। और इन्हीं 10 को मैं पैरेलल में कर रहा हूं तो 1 ओहम, क्योंकि R/N मतलब 10/10 कितना हो गया? 1। तो देखो, अब अगर मेरे पास 10 ओहम के 10 रेजिस्टेंस थे, तो मैं 10 को अगर सीरीज में लगाता हूँ तो टोटल रेजिस्टेंस बन जाता है 100। और अगर इन्हीं 10 को पैरेलल में लगा दिया तो इफेक्टिव बन गया 1। तो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का इफेक्टिव वैल्यू को बढ़ाता है कि कम करता है? और पैरेलल कम करता है। इसमें नीट में क्वेश्चन था, व्हाट इज सो बिग डील हियर? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? इन सीरीज। कब कम होगा? इन पैरेलल। तो थ्योरी पता होगा तो यू विल बी एबल टू ऑल्सो solve questions of NEET and JEE. Now that clear? Okay, so now we'll jump to few numericals. So let us go ahead with example 11.5. Simple question है, calculate number 1 total resistance and total current in the following circuit. एक सर्किट दिया है आपको, इसमें आपको टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है और टोटल करंट पूछा है। R1 की वैल्यू 3 ओम है, R2 की वैल्यू 6 ओम है और R3 की वैल्यू 5 ओम है और वोल्टेज की वैल्यू जो दी है वो है 14 वोल्ट। बराबर। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। गिवन में क्या है? R1, R2, R3 और वोल्टेज। R1 था 3, R2 था 6, R3 5 और वोल्टेज 14 वोल्ट। तो सबसे पहले ये बता दो, ये R1 और R2 किसमें है? पैरेलल की सीरीज? पैरेलल। सो हियर हियर R1 and R2 are in parallel. ओके। तो ये जो R1 और R2 पैरेलल में है तो इसका इफेक्टिव मतलब 1/RP क्या आएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 मतलब 1/3 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लेना। तो 2/6 प्लस 1/6 मतलब 3/6। 3/6 मतलब कितना? 1/2। तो आरपी कितना आ गया? कितना आ गया? 2। अभी चेक कैसे करते हैं कि जो हम लिख रहे हैं सही है कि नहीं? मैंने इसलिए पूछा था अभी आपसे, पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। जो दो पैरेलल में लगे उसमें से सबसे छोटा कौन था? 3। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो 3 से छोटा आना चाहिए, है क्या? यस, तो करेक्ट। अब ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है मतलब मैं इन दोनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस दिखा सकता हूँ और उसकी वैल्यू क्या होगी? आरपी। अब ये आरपी और R3 ये किसमें है? किसमें आ गए? ये सीरीज में आ गए, क्योंकि R1 R2 को हटा के एक सिंगल लगा दिया। चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर ही देता हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वो जो R1 और R2 था उसको हटा के एक सिंगल लग गया। कौन लग गया? आरपी। और ये कौन था? R3। अब ये आरपी और ये R3 दे आर इन सीरीज। तो दे आर इन सीरीज। तो नाउ RP and R3 are in series. So therefore what will be the total equivalent? सीरीज में क्या करते हो? डायरेक्ट ऐड करते हो, तो किसको किसको ऐड करेंगे? RP को और R3 को, क्योंकि सीरीज में थे तो ऐड हो जाएंगे वो। तो व्हाट इज RP का वैल्यू? 2। व्हाट इज R3 का वैल्यू? 5। तो ये आ गया इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट? 7। तो 7 ओहम इज द इक्विवेलेंट। और क्या पूछा है? टोटल करंट। टोटल करंट कैसे निकालते हो? V इक्वल टू आई आर। कौन सा आर? आर इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि बेसिकली अब मैं ये दो रेजिस्टेंस भी हटा के सिंगल दिखाने वाला हूँ। ये दोनों भी निकाल दूंगा यहाँ से और फाइनली आई विल शो ओनली वन रेजिस्टेंस। तो पहले 3 रेजिस्टेंस के 2 बने, फिर 2 कंबाइन होकर सिंगल बन गया। तो योर सर्किट इज सिंप्लीफाइड। तो ये तुम्हारा सर्किट बन गया सिंप्लीफाइड सर्किट। ये करंट था आई, तो तुमको यहाँ से आई मिल जाएगा V/R इक्विवेलेंट।
V by R equivalent. What is V value? 14. What is R equivalent? 7. तो कितना आ गया? 2 एम्पियर. हो गया क्वेश्चन खत्म. तो अगला क्वेश्चन. So next question will be practice problem number 5. Practice problem number 5. This one. 3 resistors 10, 20 and 30 are connected in series combination. तो तुमने 10, 30, 20 और 30 को सीरीज में कनेक्ट करके रखा है. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ये तो सिंपल है. व्हेन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, जब इस सीरीज कॉम्बिनेशन को आप एक 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दोगे बाय निग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये आगे आएगा कॉन्सेप्ट, सिर्फ समझ लो. अब मेरे पास सिर्फ रेजिस्टेंस है, हमने बैटरी नहीं लगाया, करंट फ्लो होगा क्या? नहीं. तो करंट फ्लो करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी. बैटरी या फिर सेल. अब कोई भी बैटरी हो, कोई भी सेल हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सेल है. ये सेल जो एनर्जी सप्लाई करता है, किसको एनर्जी सप्लाई करता है? करंट को. क्या करने के लिए? रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. ये सेल खुद एक मटेरियल से बना है, राइट? बराबर. इसका जो मटेरियल है उसका खुद का भी रेजिस्टेंस है. तो जो सोर्स होता है जो करंट को हेल्प करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, वो सोर्स खुद एक मटेरियल से बना है और उस मटेरियल का क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा. उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस. क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल रेजिस्टेंस. वो हम लोग कल या परसों के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्या बोला है? बाय निग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस. मतलब तुम इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ऐसा मान के चलो. बराबर. तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ कौन है? R1, R2 और R3, 3 रेजिस्टेंसेस है. इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा. तो जब हमने ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दिया 12 वोल्ट के सप्लाई को, आपको पूछा है कि ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, दूसरे के अक्रॉस कितना है, तीसरे के अक्रॉस कितना है, बताओ. तो बेसिकली क्या करना, हमारे पास ऐसा एक सर्किट है. इस सर्किट में एक सप्लाई है और 3 रेजिस्टेंसेस है. तो 3 रेजिस्टेंसेस है. एक सप्लाई था, सप्लाई वैल्यू 12 वोल्ट है. ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और रेजिस्टेंस है R3. तो 10, 20 और 30 ओम. इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, इसके अक्रॉस होगा V2, इसके अक्रॉस होगा V3. तो V1, V2 एंड V3. तो सबसे पहले आपको जो गिवन पैरामीटर दिए है ना, वो तो भी पता ही है तुमको. R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, R3 पता है और वोल्टेज पता है. वोल्टेज इज 12, R3 इज 30 ओहम, R2 इज 20 ओहम और R1 इज 10 ओहम. आपको पूछा क्या क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इक्विवेलेंट. तो फाइंड करना है आपको. नंबर 1 क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट. नंबर 2 क्या पूछा है आपको? ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. मतलब क्या फाइंड करना है? V1, V2 और V3. तो 12 वोल्ट में से पहले रेजिस्टेंस ने कितना यूज कर लिया, मतलब V1. 12 में से R2 ने कितना यूज किया, मतलब V2 और V3. ये सब पूछा है आपको. तो आपको पूछा है V1, आपको पूछा है V2 और आपसे पूछा है V3. ऐसा, राइट? तो देखते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा. फॉर्मूला क्या यूज करोगे? नंबर 1, इक्विवेलेंट तो सिंपल है ना, सीरीज में है. सीरीज में है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज में आ गया. तो तुमको मिल जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 दैट इज 60. तो वो तो हो गया. अब यहाँ पे ध्यान दो, तुमको अगर V1 चाहिए तो क्या अप्लाई करेंगे? ओम्स लॉ. व्हाट इज ओम्स लॉ? IR. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? I1 R1. लेकिन ये सीरीज में थे तो I1, I2 और I3 सेम होगा. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? IR1. और V2 के लिए क्या लिखूंगा मैं? IR2. और V3 के लिए क्या लिखूंगा मैं? IR3. बराबर. मतलब मुझे अगर V1, V2 और V3 चाहिए तो मुझे किसकी वैल्यू लगने वाली है? किसकी लगने वाली है? I. क्योंकि R1, R2, R3 दिया है, तो क्या नहीं दिया है? I. तो अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा? I कैसे फाइंड करोगे? टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट. वो तो तुम पहले ही फाइंड कर चुके हो. तो यहां से क्या मिल जाएगा तुमको? I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट.
ओके, तो ये प्रोसेस है पूरा सॉल्व करने का। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि डायग्राम गिवन टू फाइंड फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि योर ब्रेन बेसिकली स्टार्ट कनेक्टिंग, और तुमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, कोई स्ट्रेस नहीं। बट यू हैव टू फॉलो दिस साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग, एटलीस्ट फॉर न्यूमेरिकल्स। तुम जब लिखते हो ना, क्या दिया है क्या पूछा है, अपने आप योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग। क्या दिया है क्या पूछा है, इनमें कनेक्शन बैठ रहा है क्या, तो बैठ गया, फॉर्मूला रेडी हो गए। चलो अभी आगे, तो लेटस फर्स्ट क्या ही फाइंड करना है, ऐड तो करना है, इसको ऐड कर लो। R1 + R2 + R3, 10 + 20 + 30, 60 हो गया। 60 ओहम इज इक्विवेलेंट। उसके बाद करंट मिल जाएगा, I = V/R इक्विवेलेंट। V कितना था 12, और ये कितना है 60। व्हाट इज 12/60? 1/5। व्हाट इज 1/5? 0.2। तो 0.2 एम्पियर का करंट हो गया। अभी तुमको क्या फाइंड करना है, V1 V2 V3, सिंपल। तो V1 इज IR1। I कितना 0.2, R1 कितना 10। व्हाट इज 10 × 0.2? 2 वोल्ट। व्हाट इज V2? IR2। व्हाट इज I? 0.2। व्हाट इज R2? 20। कितना हो गया 4 वोल्ट। ठीक, बराबर। V3 पता है कितना आएगा 6, क्योंकि 12 में से 2 और 4 तो गया, तो बचा कितना 6, तो वही आएगा फिर। IR3 मतलब 0.2 × 30, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। खत्म हो गया आंसर।